हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सेल स्क्रिप्टिंग में इफ़ कंडीशन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मींस हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं कि हमारा इफ़ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा। आज हम डिस्कशन करते हैं कि लूप्स इन सेल स्क्रिप्टिंग, मींस सेल स्क्रिप्टिंग में लूप्स को कैसे यूज़ करना है। हमको पता है कि हमारा बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें बेसिकली 3 टाइप के लूप्स वर्क करते हैं। लाइक फर्स्ट होता है फॉर लूप, सेकंड होता है वाइल लूप, थर्ड होता है डू वाइल लूप। बेसिकली यहाँ पर दो लूप वर्क करेंगे, फॉर एंड वाइल। बेसिकली जो भी हमारा लूप स्टेटमेंट रहता है उसका एक प्रॉपरली सिंटैक्स होता है। प्रॉपरली सिंटैक्स को हम यूज़ करते हैं बाय द यूज़ ऑफ कंडीशंस, और कंडीशन में जो भी स्टेटमेंट हम देते हैं वो कंडीशन का स्टेटमेंट यहाँ पर यदि कंडीशन को फुलफिल करता है तो हमारा एक प्रॉपरली हमको आउटपुट गिवन होता है। यहाँ पर देखिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर, इसके बाद हम जो करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर हम देंगे वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के बाद हम करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जो भी लिस्ट एग्जीक्यूट कराना होगी उसको एक प्रॉपरली डू कीवर्ड के थ्रू हम एग्जीक्यूट कराएंगे स्टेटमेंट को। लास्ट में जहाँ पे भी हमारा लूप टर्मिनेट होगा या फिर क्लोज करेंगे हम, वहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा डन। जैसा कि हम इफ़ स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए लास्ट में FI यूज़ कर रहे थे, सेम एज इट इज़ लूप को क्लोज करने के लिए हमको लास्ट में यूज़ करना पड़ेगा डन। यहाँ पर देखिए, यदि हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि I इन 1 2 3 4 5 मीन्स I की वैल्यू यदि 1 2 3 4 5 है, तो हम डू कीवर्ड के थ्रू एक मैसेज को प्रिंट कराएंगे कि वेलकम $i टाइम्स, मीन्स $i की जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पर प्रिंट होंगी। यहाँ पर हमने फिर डन लिखा। डन मीन्स हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और उसके बाद हमको जो भी प्रॉपरली आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पर गिवन होगा जब हम अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कराएंगे। सेम एज इट इज़ देखिए, यहाँ पर जब हम फॉर लूप को रन करा रहे हैं तो फॉर लूप का स्टेटमेंट में हमको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सिंटैक्स देखिए, यहाँ पर फॉर लिखा हमने, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन 1, देन सेम एज इट इज़ जैसा फॉर लूप का स्टेटमेंट रहता है हमने टर्मिनेटर लगाया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 डिफाइन किया, फिर हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया और उसके बाद एक्सप्रेशन 3 लिखा। जब हम लूप के अंदर जाएंगे तो हमको डू यूज़ करना पड़ेगा। डू यूज़ करने के बाद यदि कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो मैसेज प्रिंट कराएगा, और जब हम सिंटैक्स से बाहर आएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा डन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यदि हम लिख रहे हैं I की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर <= 5 तक जा रही है और वैल्यूज़ हमेशा इंक्रीमेंट हो रही है, तो वो $i की वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रिंट करेगा। $i की वैल्यू मीन्स 0 to 5 है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ का आउटपुट आएगा वो 0 से 5 के बीच में आपको शो होगा। इसके अलावा नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप रहता है। नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप में हम मल्टीपल लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल लूप्स को यूज़ कर सकते हैं मीन्स एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप यूज़ करेंगे। हमारा फाइल का नाम है nested_for.sh। हम फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, I की वैल्यू हम रखे हैं 1 से लेके हम लूप चलाएंगे 5 तक, <=5 तक, और वैल्यूज़ हमारे इंक्रीमेंट हो रहा है। I और J हमने यूज़ किया है मीन्स हमारा जो यहाँ पर पिरामिड स्ट्रक्चर के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे, I फॉर रो के लिए यूज़ होगा एक लूप स्ट्रक्चर, और J हमारा कॉलम के लिए यूज़ होगा। J की वैल्यूज़ हम रखे हैं 1 से लेके 5 तक, और J++। डू कीवर्ड के थ्रू हम अंदर आए, मैसेज प्रिंट कराया, -n हम यूज़ कर रहे हैं न्यू लाइन के लिए, और I की वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं मीन्स 1 to 5 की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी एक सिक्वेंसली पिरामिड के फॉर्म में। हमने डन लिखा। डन लिखने के बाद हम बाहर आके इको हम एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करा रहे हैं कि जैसे ही हमारा एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, टर्मिनेट होकर हम न्यू लाइन पे आएंगे और सेकंड स्टेटमेंट को वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा वो। मीन्स यहाँ पे 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ हमारी प्रिंट होंगी नेस्टेड फॉर लूप स्ट्रक्चर के थ्रू। इस फाइल को लिखने के बाद आपको सेम एज इट इज़ इसको कंपाइल कराना पड़ेगा और रन कराना पड़ेगा, तब आपको एक प्रॉपरली आउटपुट गिवन होगा। इसके बाद जो वाइल लूप रहता है, वाइल लूप का सिंटैक्स देखिए। वाइल लूप में वाइल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और सबस्क्रिप्ट के अंदर आपको कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगी। डू कीवर्ड के थ्रू आपको अंदर आना पड़ेगा, और जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो लिख के डन कीवर्ड के थ्रू लूप को क्लोज करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर I की वैल्यू हम प्री डिफाइन सेट करके रखे हुए हैं 1। वाइल कंडीशन में हमने कंडीशन दे के रखी हुई है जो भी I की वैल्यूज़ है वो <= होना चाहिए 10 के। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो भी हम एक वेरिएबल ले रहे हैं n, उसमें I को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सप्रेशन साइन के साथ हम यूज़ करेंगे जो भी $i की वैल्यूज़ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ में मीन्स, और जो भी एक्सप्रेशन हमारा I का आ रहा है उसमें 1 को ऐड करेंगे और I में स्टोर करेंगे, और डन कीवर्ड के थ्रू हम बाहर आ रहे हैं मीन्स हमारी जो भी आउटपुट आएगा वो 1 to 10 के बीच में आएगा।
तो इसको भी हम सेम एज इट इज़ एक फाइल बनाएंगे, फाइल बनाने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, एग्जीक्यूट कराने के बाद आउटपुट शो होगा। एक्सप्रेशन साइन आपको पता है, एक्सप्रेशन साइन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए रहते हैं। यहाँ पर देखिए आई और एन दो वेरिएबल हैं जिनके बीच में हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं स्लैश और एस्ट्रिक का साइन के साथ। स्लैश और एस्ट्रिक का साइन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहती हैं डिफरेंट टाइप की, C++, जावा, पाइथन, .NET, ASP.NET, उसमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ होता है। बट स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर केस स्टेटमेंट कहलाएगा। केस स्टेटमेंट में हम एक साथ डिफरेंट टाइप के केसेस डिफाइन कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर रहता है स्विच स्टेटमेंट टाइप। इसका सिंटैक्स देखिए, आपको सबसे पहले फर्स्टली डिफाइन करना पड़ेगा केस। हमारा यहाँ पर हमने एक केस बनाया, केस का नाम हम रखे हैं डॉलर के साइन के साथ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पर वेरिएबल नेम ही रखा हुआ है। इनके थ्रू हम उस केस स्टेटमेंट में इंटर करेंगे। इसके बाद जो हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में केस डिज़ाइन करते थे, केस 1, केस 2, केस 3, यहाँ पर हम पैटर्न डिज़ाइन करेंगे, पैटर्न 1, पैटर्न 2 अप टू डैश डैश पैटर्न n। प्रॉपरली हर एक पैटर्न के अपना एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट रहेगा। लास्ट में जब हम इस स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे तो जैसा हम अदर स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे थे, इफ़ को लिए हम क्लोज करने के लिए फाई यूज़ कर रहे थे, लूपिंग को क्लोज करने के लिए हम डन यूज़ कर रहे थे, सेम एज इट इज़ हम केस स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर करेंगे ESAC। ESAC मीन्स होता है स्कैप स्विच स्टेटमेंट या केस स्टेटमेंट। यहाँ पर जो एस्ट्रिक का साइन और स्मॉल ब्रैकेट के बाद जो कमांड डिनोट हो रही है वो आपका डिफ़ॉल्ट कंडीशन को शो करती है। इसके एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर हमने रीड लिखा, रीड के बाद हम VAR लिखे, मीन्स हमारा जो केस वेरिएबल है वो VAR नाम का है। VAR यहाँ पर शो कर रहा है वेरिएबल को। सेम एज इट इज़ यहाँ पर केस लिखा हमने, डॉलर के साइन के साथ हम VAR लिखे, और जब हम इंटर होंगे तो इंटर लिखने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा इन। उसके बाद जो हम फर्स्टली केस बना रहे हैं उसमें हमने मैसेज प्रिंट कराया इको डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिख रहे हैं 1। सेम एज इट इज़ हम डिफरेंट टाइप के केसेस बनाए। यहाँ पर देखिए 4 टाइप के केस बने हुए हैं। लास्ट केस में हमने लिखा इको डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिख रहे हैं हम 4। डिफ़ॉल्ट कंडीशन में यदि ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में एस्ट्रिक और स्मॉल जो क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हम लिख रहे हैं इको डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेगा जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है। हर एक लाइन जहाँ पर आपकी कंप्लीट हो रही है उस लाइन के बाद आपको डबल टर्मिनेटर यूज़ करना है। डबल टर्मिनेटर आपका केस स्टेटमेंट का ही पार्ट है। सेम एज इट इज़ जहाँ पे केस स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर आपको लास्ट में कीवर्ड यूज़ करना है ESAC। ESAC जैसा कि आपको पता है कि ESAC मीन्स होता है स्कैप केस स्टेटमेंट। इसके बाद यदि आप प्रोग्रामिंग रन कीजिए, प्रोग्रामिंग रन करने के बाद यदि आपको कुछ डाउट होता है जो कि सेल प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप इसको डाउट क्लास में क्लियर कीजिएगा, और डाउट क्लास में क्लियर करने के बाद में आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देखिएगा घर पे। सो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में यदि आपको कुछ डाउट है तो आप इसको थ्योरी क्लास में क्लियर कीजिएगा। थैंक यू।